बिल्कुल, बिल्कुल फजील साहब, और ये सही कह रहे हैं कि बहरहाल देखिए, ये इबरत के लिए ये बात फजील साहब कह रहे हैं। इसको कोई अदरवाइज़ न ले। दरअसल दुनिया जो है वो इबरतगाह है दोस्तों, और यहाँ हमें सबक लेना पड़ता है, तो अल्लाह कहीं न कहीं चीज़ों को दिखाता है, कहीं न कहीं उस चीज़ का इज़हार करता है ताकि लोग जो है उससे सबक लें। तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां मर रहे लोग तो हम खुश हो रहे, नहीं, लेकिन इबरत है ये दुनिया के लिए कि वो देखे अपनी आंखों से कि कोई ये ना समझे कि हम ताकतवर हैं तो हम ही सब कुछ हैं। नहीं, एक ऊपर वाली ताकत है, पूरी ताकत लगा दी, आग अभी भी बुझी नहीं है, अभी भी आज भी बहुत बड़ी आग भड़की है। और मैं सारे लोगों का इस्तकबाल करता हूं, 700 से ज्यादा हमारे इस वक्त लोग हमें देख रहे हैं, मैं सबका इस्तकबाल करता हूं। और फजील साहब, आपके बारे में आरिफ हुसैन साहब ने जो लिखा है, भाई मैं सोचता हूं कि बीच बीच पढ़ भी दिया करूं, ताकि जो है वो बहुत जरूरी। उन्होंने लिखा है, डॉक्टर साहब आपने 15 माह से इस्तकलाल के साथ मजलूमीन का साथ दिया है। हम फदील भाई को दाद तहसीन देते हैं कि हमारे भाई के तबसरे और तजिए बरमहल और सादिक साहिब रहे, कुछ उन्होंने लिखना चाहे, रहे हैं, यानी सही रहे। तो ये जो बात है, देखिए जब आदमी एक सच्चे मन से और सही बात जब करता है, एक सही जो स्ट्रेटेजी पर बात करता है, बगैर लाग लपेट के, तो वो चीजें निकल कर आती है। फदील साहब, मैं थोड़ा सा चलता हूं गाजा पे। जिस तरह से खबरें आई हैं कि अब जो हमास के लड़ाके थे, जो सिपाही थे, अब वो बाहर आ गए और उन्होंने गाजा को अपने कंट्रोल में ले लिया है। वहां से अब इजरायली फौजी भाग रही है। ये जो निकलना इनका इस ताकत के साथ, कैसे देखते हैं आप? क्या क्या ये मामूली बात है? लोग ताकत से अब निकल रहे हैं बाहर, फदील साहब। के मैंने शुरू से, जब से मुझे लगता है कि 3-4 महीने से हम ये बात लगातार बोल रहे हैं, और उदाहरण के साथ मैंने बताया है कि नेपाल में एक प्रचंड जो थे वो आतंकवादी संगठन थे जो सरकार राजा के खिलाफ लड़ते थे। और जब नेपाल आजाद हुआ और इलेक्शन हुआ तो प्रचंड ही वहां की लीडरशिप हुए, और भारत ने तो उनके साथ राजनयिक संबंध भी बनाए। इसी तरह अफगानिस्तान के अंदर जब तालिबान एक आतंकवादी संगठन अमेरिका ने डिक्लेयर कर रखा था, तो तालिबान जो है आतंकवादी संगठन अमेरिका के कहने से था, लेकिन बाद में जब वहां से अमेरिका गया तो वही तालिबान वहां सरकार बना लिए। इसी तरह से कई बार यहाँ टीवी चैनल्स पर भी मैंने बोला तो लोग बुरा मान जाते हैं मेरी बात का। कल को हमास जब फिलिस्तीन अलग राष्ट्र बनेगा, या अभी अगर सारी जिम्मेदारी तो हमास की है, तो लीडरशिप भी तो हमास को ही मिलेगी ना। अब वो कह रहे हैं अब्बास साहब को कि उनको ले आइए सामने, और अभी खान यूनुस पर हमला शुरू कर दिया। 3 दिन पहले आईडीएफ ने 2 यहूदी नागरिकों को मार दिया जो सेटलर्स थे, जो वहां खान यूनुस में सेटलर्स, जो यहूदी सेटलर्स हैं, उनको आईडीएफ की गोली से 2 यहूदी मर गए। और बाद में इन्होंने कहा कि गलती से गोली चल गई, लेकिन अगले ही दिन फिर कार्रवाई बढ़ा दिया और वहां पे बुलडोजर ले गए, तो बुलडोजर को उन लोगों ने बम से उड़ाया। फिर उसके बाद लगातार वहां पे पुलिस की सर्च ऑपरेशन चल रहा है, आर्मी का आईडीएफ का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सर्च ऑपरेशन के नाम पर जो हत्याएं होती हैं, जो लोगों को टार्चर किया जाता है घर में, आर्मी के आईडीएफ के लोग घुस करके औरतों के साथ, बुजुर्गों के साथ बदतमीजी करते हैं, बच्चों को उठा ले जाते हैं, उनको जेलों में डाल देते हैं। अभी देखिए इतने 400-500 को तो छोड़ दिया ना, तो क्या 400-500 तो अब फिर खान यूनुस से उठा ले जाएंगे किसी को? उनके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो ये चीजें जो हैं इनकी चल रही हैं, और जैसे उनका प्लान है उसी तरह से अगेंस्ट इजराइल जो ग्रुप है वो भी चल रहा है कि इजराइल को खामोश मत, उसको इतना मत, कभी इधर से हमला करो, कभी उधर से। गोरिल्ला वार जो होता है ना, गोरिल्ला वार यही होता है। लेकिन फदील साहब, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक पूरी लड़ाई जो है 15 महीने में एक स्ट्रेटेजिक लड़ाई थी, बहुत प्लान वे में ये पूरी लड़ाई लड़ी गई और इनको थकाया गया, इजराइल को जिलाया गया। यानी पहली बार ऐसा हुआ कि इजराइल के अंदर वॉर चली गई, जंग इजराइल के अंदर होने लगी, और पीएम, यानी कोई सोच नहीं सकता कि इजराइल के प्रधानमंत्री के घर में ड्रोन चला जाएगा।
वहां की तस्वीरें ले ली जाएंगी। और आपने एक बार कहा था कि चूंकि वो मारना नहीं चाहते थे, वरना जब ड्रोन तस्वीर ले सकता है तो फिर कुछ भी कर सकता था, ये बात आपने कही थी। तो यहाँ पे वाकई ये कहा जाए तो मैं ये जो पूछना चाहता हूं, क्या फिर ये जो इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था ग्रेटर इजराइल, क्या ये माना जाए कि ये फ्लॉप हो गया? अब ये एक्सपोज हो गए हैं, दुनिया इनके साथ इस प्रोजेक्ट पर खड़ी नहीं होने वाली, क्या क्या कहेंगे फजील साहब? और उसके बाद मैं एक तो एडवोकेट रेशमा जी हैं लखनऊ से, मैंने उनका इस्तकबाल किया, फिर मैं किए देता हूं। कई लोगों ने और कहा, मैं सबका बाद में भी नाम ले लूंगा, बीच में चूंकि प्रोग्राम होता है, लेकिन मैं सवाल जरूर सबके लूंगा। और मैं अभी एक सवाल बहुत आया है जो ईरान के ताल्लुक से है और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, उस पर मैं जरूर चाहूंगा कि बातचीत हो, और बड़ा अहम सवाल है, वो मैं जरूर करूंगा। और वो लाइक यजदानी का सवाल है शायद, मैं बहरहाल मैं उनका सवाल जरूर लूंगा। और यहाँ पे आरिफ हुसैन साहब का भी एक है, वो भी मैं लूंगा, लेकिन पहले इस पे जो मैं बात कर रहा हूँ फजील साहब। ही तो लड़ाई को यहां तक पहुंचा दिया। जो डर था ना अरब जगत के अंदर, ग्रेटर इजराइल बनेगा तो उसमें क्या होगा, जॉर्डन जाएगा, अरब जाएगा, सीरिया जाएगा, मिस्र जाएगा, यमन जाएगा, ओमान और यूएई तक, समझ रहे हैं आप, यूएई तक ग्रेटर इजराइल का सपना है। वो दरियाए फरात तक मत सोचिए, वो तो फिर यूएई कितना बड़ा है, उसको लेने में क्या टाइम लगता है। तो ये लोग जो हमदर्द बने हैं ना, यूएई सबसे बड़ा हमदर्द बना हुआ है इजराइल का, तो ये इन लोगों पर भी खतरा है। और अब ये पूरी अरब जगत की आवाम को लगने लगा है, भाई ठीक है किंग हैं तो वो अपने हैं ना, वो कोई अमेरिका या फ्रांस के आदमी थोड़े ही हैं। लेकिन अगर उनकी जगह पे कोई अमेरिकन, फ्रांस या इजराइल का आदमी आके बैठ जाएगा, फिर तो आप गुलाम हो गए ना, फिर तो आप गुलामी की बात कर रहे हैं, आप गुलाम हो गए उनके। कोई हमारे देश का प्रधानमंत्री, मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री कोई रहे, है तो सब मेरे ही देश के ना, लेकिन कोई अमेरिका का आदमी आके हमारे देश का प्रधानमंत्री, फिर तो हम गुलाम हो गए। इसी तरह से ग्रेटर इजराइल ने ही तो इसको इतनी बड़ी जंग खड़ा कर दी। पूरे अरब के लोग पैसे से, हर चीज से साथ खड़े हैं। आपको क्या लगता है कि सिर्फ हमास और हिजबुल्लाह इस लड़ाई को लड़ रहा है, हूती बस लड़ रहा है? पूरा अरब जगत लग करके इस लड़ाई को लड़ रहा है। कौन कौन लड़ रहा है ये अभी सामने ही नहीं आया, अभी तक तो कोई पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन कौन लड़ रहा है, कौन कौन पैसा दे रहा है, कौन कहां से पैसा दे रहा है। और उस दिन कैप्टन साहब जो बात बोल रहे थे ना कि इतना टन सरिया चाहिए, इतना पैसा दिए, तो हमने उस दिन भी कहा था कि मुसलमान सिर्फ अपने ईद से पहले जो जकात निकालता है ना, सिर्फ वो पैसा भेज देगा तो 1 लाख करोड़ से शुरू हो जाएगा। मतलब 1 लाख करोड़ से शुरू होगा खाते में पैसा आना। पूरी दुनिया के मुसलमान क्या इस लायक भी नहीं है कि फिलिस्तीनी खड़ा कर ले इस बात को? तो फिर मतलब क्या है आपकी ईमान का? क्या आप अपनी आधी रोटी काट के अगर एक फिलिस्तीन के लिए और नहीं दे सकते इसकी मैं मिसाल दे दूं फजील साहब, एक यहाँ हिंदुस्तान में एक लड़का है मगरबी बंगाल का, उसका नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा है, उसका नाम जो है रहमानी करके है, जो तो जो अपना इदारा बनाया है, उसने सिर्फ 100 रुपए मांगे थे 10 लाख लोगों से, और कहा कि मेरे पास 10 करोड़ आ जाएंगे। आपको हैरत होगी, 2 दिन में 10 लाख लोगों ने उसे 100 रुपया दिया और उसके अकाउंट में 10 करोड़ आ गए 2 दिन में। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, और बहुत शानदार जानता हूं मैं, वो इदारा बन के तैयार हो गया जी। तो आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तबरेज आलम सिद्दीकी साहब जो कलकत्ता के हैं, इंग्लिश के प्रोफेसर रहे, टीचर रहे, उन्होंने लिखा है, मिस्टर फजील इज वेल इन्फॉर्म्ड, हैट्स ऑफ टू यू। उन्होंने जो है आपको सलूट किया है। और 800 लोग इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं जो हमें देख रहे हैं। मैं सबका इस्तकबाल कर रहा हूँ, खैर मकदम कर रहा हूँ। कितना आया लाइक जो है अभी बढ़े हैं, लेकिन सिर्फ जो है 272 तक पहुंचा है। मैं चाहता हूं कि जितने लोग देख रहे हैं कम से कम 50% जरूर लाइक होने चाहिए, सब हो जाना चाहिए।
तो फजील साहब वही बात जो आप कह रहे थे कि ग्रेटर इजराइल जो दरियाए फरात से दरियाए नील तक का इनका ख्वाब था, लोगों को शायद सब पता चल गया, सारी चीजें एक्सपोज हो गई और लोग अब बिल्कुल सतर्क हो गए। और मुझे लग रहा है कि ये जो अरब मदद कर रहा है वहां अमेरिका की, हम थोड़ा सा इस तरीके से भी चीजों को देख सकते हैं ना, हमेशा क्यों हम निगेटिव देखें। डोनाल्ड ट्रंप की वो मदद कर रहा है वहां पे सरमायाकारी के लिए, तो हो सकता है कहा हो कि इजराइल को दबाओ, सब यह मामला मिडिल ईस्ट को ठंडा करो, ये भी तो हो सकता है। नहीं देखिए, अरब भले पब्लिक जो है, पब्लिक एक अलग मिजाज से काम सोचती है। तो पब्लिक का ये है रुझान कि भाई आप खड़े हो जाओ साथ में। बयान, सिर्फ बयान दे देने से कुछ नहीं होता है। लड़ाई के पीछे की स्ट्रेटेजी सबसे बड़ी चीज होती है। आप 100 गोली है आपकी बंदूक में, वो 100 गोली आपको कहाँ मारनी है, आप चाहिए तो हवा में मार दीजिए, लेकिन एक गोली की जब जरूरत पड़ेगी तो आपके पास गोली ही नहीं है। तो एक गोली एक दुश्मन, समझ रहे हैं आप। अगर आपकी 100 गोली है तो आप मान के चलिए कि इससे 100 आदमी मरेंगे, 100 दुश्मन मरेंगे, लेकिन आप चाहिए तो उसको हवा में भी उड़ा दीजिए। तो ये सब स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी चीज है, मैनेजमेंट बहुत जरूरी चीज है, प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए। देखिए, 1 लाख रुपया मीटर का कपड़ा और एक टेलर के हाथ में दे दीजिए, तो वो चाहेगा तो उसे बर्बाद भी कर सकता है, चाहेगा तो उसे बहुत अच्छा बना भी सकता है। ये किसके हाथ में है? ये टेलर के हाथ में है। आप चाहे कपड़ा 1000 मीटर का हो, चाहे 1 लाख रुपया मीटर का हो, हाथ टेलर का उस पर लगेगा तभी उसकी वैल्यू है, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह से आप चाहे लड़ाई लड़ रहे हो या सियासत कर रहे हो और या एक और बिजनेस कर रहे ब्रेकिंग हो। खबर मैं रोकूंगा फजील साहब, मैं आपको रोकूंगा बीच में, माफी के साथ। एक बड़ी खबर नूर साहब ने दी है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर दी है। उन्होंने लिखा है कि हमास ने इजिप्ट के बारे में कहा है कि इजिप्ट ने यानी मिस्र ने आज तक हमें एक गिलास पानी तक नहीं दिया। ये जो शिकायत है फजील साहब, मैं समझता हूं कि बड़ी जायज शिकायत है कि एक गिलास पानी तक नहीं दिया मिस्र ने, जो बगल में ही बिल्कुल था बॉर्डर पे। फरीद साहब, ये जो खबर है इसको भी बहरहाल समझना तो पड़ेगा, क्योंकि लोगों की जानें गई हैं, लोग 50,000 के करीब मारे गए, जिनके बच्चे मारे गए, जो लोग भूखे और प्यासे वहां तड़प रहे थे जिस तरह के हालात में। तो ये शिकायत भी मैं समझता हूं कि इस तरह नजरअंदाज भी हम नहीं कर सकते, जो जायज शिकायतें। फजील साहब, देखिए, लगान फिल्म का एक सीन आपको हम याद दिलाना चाह रहे हैं, बहुत मुझे पसंद है वो फिल्म। जब आमिर खान चैलेंज स्वीकार कर लेते हैं कि हम क्रिकेट में तुमको हरा देंगे, तब वो अकेले होते हैं आमिर खान, और सारी पूरे गांव के लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसे तुम इन्हें हराओगे, और तुमने मुश्किल में डाल दिया हमको, और लगान दूना देना पड़ेगा। तब आमिर खान ने कहा कि नहीं, हम हरा के रहेंगे। एक हौसला बुलंद होता है। उसके बाद उसमें लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे सभी लोग मिल करके जब कोशिश शुरू किए तो अंग्रेजों को हरा भी दिया। वो लगान फिल्म जो है मुझे बहुत प्रभावित करती है। वो कोई दिल से और दिमाग से सोचेगा तो। ठीक वही हाल किसी भी तरीके से जब हमास ने 7 अक्टूबर की बात तो छोड़ दीजिए, वो तो सक्सेसफुल प्लान था। 7 अक्टूबर से 1 साल या 2 साल पहले की बात है, जब तेल अवीव एयरपोर्ट को 3 दिन बंद करना पड़ा था, और 5,000 रुपए वाली मिसाइल जो पाइप से बनती है, 1,000 मिसाइल छोड़ दी, उनका आयरन डोम फेल हो गया, और कम से कम हजारों मिसाइल में 10-20 मिसाइल तो गिर ही गई एयरपोर्ट पर। और तब दुनिया ने कहा था कि हमास क्या कर रहा है, किससे क्यों टकरा रहा है। तब उनके पास गुलेल हुआ करता था, पत्थर हुआ करता था। उस दौरान वहां से दुनिया की आलोचना को सुनते सुनते, बर्दाश्त करते करते, हमास ने अपनी ताकत को कितना ऊपर बढ़ाया, अपने आप को कितना मजबूत किया कि 7 अक्टूबर की घटना का किसी को अंदेशा ही नहीं था कि हमास ऐसा भी कर सकता है। कि 7 अक्टूबर की सुबह 5 बजे जब पूरी इजराइल जो है नशे में धुत थी, रात भर लोगों ने गाना सुना, गाना गाया और शराब पिया, और पीने के बाद इतना बेहोश हो गए कि लोग एक दूसरे को जगा भी नहीं पाए और उठ के चले गए। मतलब पूरी गवर्नमेंट तक नहीं उठी, और घटना इतना हजारों लोग बंधक बन गए। और उस वक्त दुनिया ने कहा कि भाई हमास का, पहली बार दुनिया ने हमास की तारीफ की और कहा कि भाई ये हिम्मत वाला काम किया है। उसके बाद से
लगातार दुनिया उनके साथ खड़ी हो रही। और आज जो आलोचना का सामना हमास करता था, लोग कहते थे कि ये कहते हैं कि अपना खराब कर रहे हैं, मारे जाएंगे, घर तोड़वाएंगे, लेकिन आज दुनिया उसी हमास की ताकत को सलाम कर रही है। जी।